हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईएमआर, केवीएस, एनवीएस सबने टायर 2 दे रखा है, पर अभी तक रिजल्ट किसी का नहीं आया है। चलो टाइम लग ही जाता है क्योंकि रिजल्ट बनाने की प्रोसेस लंबी होती है और 2-3 महीने हर रिजल्ट में लग ही जाते हैं। चलो थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, पर उससे ज़्यादा टाइम है हमारा इंटरव्यू का, क्योंकि जब इंटरव्यू होगा तो समय कम मिलेगा उस समय, क्योंकि और रिजल्ट ज़्यादा समय नहीं लगाएगा। मुझे तो लग रहा है कि आ जाना चाहिए था इस समय तक, पर फिर भी जून में आ ही जाएगा। ठीक है, रिजल्ट जब एग्जाम दिया तो रिजल्ट तो आएगा, उससे ज़्यादा जरूरी है इंटरव्यू की प्रिपरेशन। ठीक है, तो इंटरव्यू के रिगार्डिंग जो मैंने 2023 में मेरा रिजल्ट इंटरव्यू मैंने दिया था, तो मेरा केवीएस का टीजीटी क्वालिफाई हुआ था और मैंने अपना इंटरव्यू देहरादून में दिया था 2023 में। 22 मई को मेरा इंटरव्यू था और मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके पूछा जाता है कि इंटरव्यू से रिगार्डिंग हेल्प कर दीजिए, कैसे प्रिपरेशन करें और क्या एक्सपीरियंस था, क्योंकि अब भी बहुत सारे न्यू कैंडिडेट होंगे, एस्पिरेंट होंगे, जिनका नया इंटरव्यू होगा, उनके मन में फोबिया होगा। तो मैं आपको सिर्फ अपना इंटरव्यू शेयर करने आई हूँ कि मेरे अंदर भी बहुत क्यूरियोसिटी थी जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था कि कैसे होगा, कहाँ होगा और अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा होगा और कैसे एंट्री होगी। सब फोबिया था बायोमेट्रिक से लेके, तो आपके अंदर भी ये क्यूरियोसिटी होगी। तो जो मेरा रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये नहीं है कि मैं किसी से पूछ के कर रही हूँ। मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल भी 3 बार केवीएस में इंटरव्यू दिए हैं और एक मैंने रियल दिया है 2023 वैकेंसी का। ठीक है, तो जो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हुआ था। मैंने बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दिया था और प्रिपरेशन कैसे की थी वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैसे हुआ था। तो सीधा सीधा देखो, हमारा 22 को हमारा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 22 को मेरा इंटरव्यू था, तो हम 21 को यहाँ से चले गए थे और 22 को सुबह ही हम स्कूल में पहुँच गए थे। तो 1 नाइट स्टे करने के बाद तो जो गेट है, गेट के बाहर हमारा नोटिस लगा दिया जाता है और नोटिस में हमारा जो नंबर होता है वो लगा होता है और रूम नंबर लगा दिया जाता है कि आप इस रूम नंबर में जाके बैठ सकते हैं। हमें रूम नंबर दे दिया जाता है हर एक कैंडिडेट को। तो वहाँ पर हमने रूम, जो हमारा गेट है वहाँ पर हमने नोटिस में अपना रोल नंबर चेक कर लिया और वहीं से हमें अपने मेरे रूम नंबर का मुझे पता चल गया था कि मेरे इस रूम नंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो वहाँ पर रूम नंबर लिखने का कारण ये है कि वहाँ पर हमारा क्या होता है, जहाँ पर हमारा रोल नंबर होता है, रूम होता है, वहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम लाइन में, उसके बाद हमारी एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद हमारा बायोमेट्रिक हुआ। ठीक है, बायोमेट्रिक बहुत अच्छे से हुआ। ठीक है, थंबनेल वगैरह, हमारा थंब इम्प्रेशन वगैरह लिया गया, फोटो वगैरह ली गई, बहुत अच्छे से हमारा बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद फिर हमें रूम के अंदर भेज दिया गया, जो हमारा रूम था, जो हमें बाहर मैंने आपको बताया कि नोटिस बोर्ड पे जो रूम नंबर था, तो वहाँ पर हम चले गए थे। रूम नंबर में जाने के बाद मतलब बच्चे जो भी एस्पिरेंट थे सभी मतलब बैठ गए बेंचेस में। और बैठने के बाद जैसे 2 टीचर यहाँ पर थे, एक रूम में 2 स्टाफ था टीचर्स का, 2 टीचर यहाँ, 2 टीचर यहाँ, मतलब जो इस साइड वाले बेंच वाले थे इनका अलग टीचर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे थे और जो हम इधर साइड बैठे थे तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अदर टीचर कर रहे थे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सिंपल वे से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। बहुत ही अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल तरीके से हमारे पूरे डॉक्यूमेंट फाइल पे हमारे सामने होते हैं और टीचर हमसे जो डॉक्यूमेंट मंगवाए जाते हैं वो फाइल हमसे लेते हैं और हमारे सामने हमारी फाइल क्रिएट की जाती है। और जब मेरी फाइल बन रही थी तो टीचर मजाक में कह रहे थे, देखो ये आपकी फाइल होती है जिससे आपको जॉब मिलती है और ये फाइल आपके डिपार्टमेंट में जाती है। ठीक है, मेरी आंखों के सामने मैंने अपनी फाइल बनती हुई देखी थी। उसमें मेरा नाम, बाहर जो हमारा इंडेक्स होता है उस पर नाम, रोल नंबर, कैटेगरी और जो हमारा सब्जेक्ट है सब कुछ लिखा जाता है। बहुत पॉजिटिव तरीके से करते हैं। बहुत अच्छे टीचर थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया, तो वहाँ पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, एक फॉर्म फिल करवाया जाता है अंदर हमसे, तो उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी एज अच्छे से कैलकुलेट करके लेके जाना, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल ऐसे पूछ लिया जाता है कि कितने ईयर हैं, कितने मंथ हैं और कितने दिन हैं। ठीक है, किसी को ना पता हो तो मैं आपको यहाँ पर, मुझे याद आ गया तो आपको बता दिया।
तो आप अपने मंथ, ईयर और डे अच्छे से लिख के लेके जाना। हमसे अंदर वो भरवाया जाता है, फॉर्म अप्लाई करवाया जाता है रूम के अंदर। तो वो फॉर्म फिल कई बार गड़बड़ हो जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जो मेरे सामने एस्पिरेंट थी तो उससे फिल गलत हो गया था। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं आप गलत भर दो तो वो आपको दोबारा आप उनको बोल देना गलत हो गया, तो वो आपको दूसरा फॉर्म दे देंगे, फिर आप दूसरा फॉर्म फिल कर देना। ठीक है, वो तो मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आप कैलकुलेट अच्छे से जो आपका वो है एज आप अच्छे से कैलकुलेट करके लेके जाओ। ठीक है, अच्छे से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। वेरिफिकेशन के बाद हमारी फाइल बनती है, फिर उस फाइल को वहां पर भेजा जाता है जहां पर वो होता है हमारा इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो वहां पर एक पर्सन आता है, वो हमारी फाइल को लेके जाता है, हमें आवाज लगाई जाती है और फाइल के साथ फिर हम इंटरव्यू देने के लिए वहां पर आगे चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब हम अंदर जाते हैं तो हमारा पैनल होता है, और पैनल से पहले हमें रूम के बाहर स्टे के लिए बिठा दिया जाता है। तो रूम के बाहर स्टे पे बैठने के बाद फिर अंदर जिसका मतलब इंटरव्यू चल रहा होता है, फिर वो कैंडिडेट बाहर आता है, उसके 2-5 मिनट के बाद दूसरे कैंडिडेट को बुला लिया जाता है। तो दूसरे कैंडिडेट के बाहर आने के बाद और अंदर जाने के बाद हमारा इंटरव्यू स्टार्ट होता है। तो यहाँ से मैं अपने इंटरव्यू की अब स्टार्टिंग बताती हूँ। मैंने आपको मेरा सारा इंटरव्यू बता दिया, एंट्री से लेके अब इंटरव्यू के रूम तक। उसके बाद हम अंदर जाते हैं। सिर्फ मुझे फर्स्ट टाइम वहाँ डर लगा था जब मैं एंट्री करने से पहले गेट के बाहर बैठी थी। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम पूरे इंटरव्यू में वहाँ डरी थी नहीं, मैं कहीं भी नहीं डरी। रूम के अंदर मैं बिल्कुल सब कुछ भूल गई थी। तो रूम के अंदर गए, तो रूम के अंदर जाने के बाद जो हमारा पैनल बना हुआ था उसमें 4 मेंबर थे। ठीक है, एक लेडीज थी, 3 टीचर्स थे। तो वहां पर जाकर मैं बैठ गई। जाने के बाद हमारी जो फाइल होती है उनके पास भी होती है, हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है उनके पास भी होती हैं। तो उनके पास जाकर वो हमसे हमारा इंट्रोडक्शन उनके हाथ में होता है और वो हमसे पूछते हैं। तो आपको भी मैं यही कहूंगी कि इंट्रोडक्शन पे इतना टाइम मत लगाना, जो आप यूट्यूब पे देख देख के इतना इंट्रोडक्शन रट रट के पागल हो जाओ। कुछ नहीं पूछा था उन्होंने इंट्रोडक्शन से, मुझसे नहीं पूछा, ना मेरी फ्रेंड्स से पूछा। मैं ये भी नहीं कहती कि आप बिल्कुल ही मत करके जाना, पर इतना टाइम भी इंट्रोडक्शन पे मत निकालना, क्योंकि इंट्रोडक्शन से मुझसे कुछ नहीं पूछा गया। सीधे सीधे मेरी स्टडी, जो मेरा स्टडी क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वहां से क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। तो वहाँ से मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं। और मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस पिछले 3 सालों से लिख के रखा है। और यदि मेरी लास्ट वीडियो देखोगे इंटरव्यू से रिलेटेड तो उसमें भी यही पेज है। और देखो यहाँ पर डेट सब कुछ लिखा हुआ है, 2022 यहाँ पर उल्टा दिख रहा है, तब का लिखा हुआ पेज है ये मेरा। तो यदि आपका इंटरव्यू हो तो आप भी लिख लेना, क्योंकि याद रहता है कि हमसे क्या क्या पूछा गया था। तो सबसे पहले वहाँ पर मुझसे पूछा गया था कि आप की स्टडी से, क्योंकि मैंने ना पॉलिटेक की हुई है, 3 ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, और उसके बाद फिर मैंने आर्ट की थी, फिर मैंने बीए, बीएड, सीटेट, एसटेट, फिर मतलब आगे की स्टडी की थी। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले, क्योंकि चेंज हो गया ना एकदम स्टडी में, बिल्कुल मैं साइंस साइड से आर्ट में आ गई, तो सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने मुझसे यही पूछा था कि आपने अपनी एजुकेशन फील्ड क्यों चेंज कर दी। ठीक है, यहाँ पर आप जो भी एजुकेशन फील्ड चेंज है तो आप अपना पर्सनल और ऑनेस्ट रिव्यू रखिए, क्योंकि मेरा पर्सनल इशू था। ठीक है, तो मैंने उनको अच्छे से बता दिया था कि थोड़ा मैरिज के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाने के कारण मैंने नहीं किया। तो आप भी जो आपका पर्सनल इशू हो तो आप अच्छे से रख देना। ठीक है, तो उसके बाद हमने सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि जो हमारी शिक्षा है और शिक्षा में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, किस व्यक्ति के कारण मनाया जाता है। ठीक है, तो उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। तो उनको बता दिया था कि डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली है, उसके कारण हमारी शिक्षा में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये मतलब समझ लो, यहाँ से हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन नहीं थे, यहाँ पर वो थोड़ी जनरल नॉलेज जानना चाहते थे। ठीक है, अब इस इंटरव्यू को सुनते समय आप ये देख लेना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ कैसे कैसे आपको प्रिपेयर करना है। ये क्वेश्चन मैं प्रिपेयर करके नहीं गई थी कि एजुकेशन फील्ड से ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे। ये हमारी जनरल नॉलेज है, हमें पता होता है कि जो टीचर डे है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है और किसके उपलक्ष्य पर मनाया जाता है, किसके कारण मनाया जाता है। तो जो डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली हैं इसके कारण मनाया जाता है। यदि फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन भी प्रिपेयर करके जाना
उसके बाद है शिक्षक दिवस की इस तारीख को मैंने आपको बता दिया। उसके बाद पूछा था एक टीचर ने महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण से मैंने उनको बता दिया था। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से हुआ, ये भी जीके से और करंट अफेयर से हुआ ना, कि महिला सशक्तिकरण के बारे में मैंने उनको उत्तर बता दिया था कि महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनको सशक्त करना, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने, इसका आंसर मैंने इस तरह से उसको दे दिया था। उसके बाद मुझसे बीच में जो ओल्ड पर्सन थे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि अगेय जी का पूरा नाम क्या है, ठीक है। हिंदी साहित्य में आप अगेय को जानते हो, मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा था अगेय के बारे में बताइए कि अगेय का पूरा नाम क्या है। और जब भी मैं टीच करवाती हूँ यूट्यूब पे तो आपको बार बार बोलती हूँ कि आप सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अगेय की संधि भी करके देखिए और इसके नाम को लिख कर देखिए, ठीक है। तो अगेय नाम के बारे में मैंने उनका नाम उनको अच्छे से बता दिया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था अगेय के उपन्यास के बारे में पूछा था, कोई उपन्यास बताओ। तो मैंने शेखर एक जीवनी बताया था। और शेखर एक जीवनी बताने के बाद, क्योंकि ये इंटरव्यूअर का यही रहता है कि वो एक क्वेश्चन से हजारों क्वेश्चन निकालते हैं, तो ये बताने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा था कि जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है इसका पात्र बताइए। फिर मैंने इसका पात्र उनको बता दिया था, ठीक है। फिर जो उपन्यास है इस जो अगेय है, फिर उन्होंने पूछा था वो किस वाद या किस शैली में लिखा गया है, ठीक है। अगेय की क्या विशेषता थी, वो किस वाद से थे, किस शैली में उपन्यास लिखा करते थे। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। तो वो मनोविश्लेषणवादी पद्धति पर लिखते थे। हमें पता है जो मनोविश्लेषणवादी पद्धति पर कौन कौन लिखते हैं, इला चंद्र जोशी लिखते हैं और अगेय लिखते हैं और एक जिनेंद्र कुमार लिखते हैं। ये 3 उपन्यासकार हैं जो मनोविश्लेषणवादी पद्धति पर उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने उनको बता दिया था। अगेय की कविता की पंक्तियां पूछी थी, अगेय की कविता की पंक्तियां मैंने उनको सुना दी थी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा था अगेय कौन से वाद से संबंधित है। तो यहाँ से गलती से मेरे मुंह से निकल गया था कि प्रगतिवाद से संबंधित है। प्रयोगवाद कहते कहते स्लिप ऑफ टंग हो गया था कि मैं फिसल के मेरे मुंह से प्रगतिवाद निकल गया था। क्योंकि देखो कुछ भी कहो, थोड़ा प्रेशर तो माइंड पे होगा थोड़ा बहुत, तभी मेरी मुझसे भूल हुई है, नहीं मुझे तो अच्छे से पता था कि प्रयोगवाद से है। तो वहीं से उन्होंने क्वेश्चन निकाल लिया कि प्रयोगवाद, अब हमें प्रयोगवाद के कवियों के नाम बताओ। तो प्रगतिवाद के कवियों के नाम बताओ। फिर वहां से मैंने उनको प्रगतिवाद के कवियों के नाम बताए, क्योंकि जब हमारा 2023 में एग्जाम हुआ था तो हमसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे गए थे। एनसीईआरटी हमारा सिलेबस था, तो एनसीईआरटी के मैंने एक एक पेज के एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ा हुआ था। तो वहां से मुझे याद था कि केदारनाथ और नागार्जुन। तो जब वो यहाँ पर देखो, वो यहाँ से अब प्रयोगवाद से उनको छोड़ दिया, अब वो प्रगतिवाद के अंदर आ गए और प्रगतिवाद के कवियों को उन्होंने यहाँ से पकड़ लिया। तो प्रगतिवाद में मुझसे जो जो पूछा गया, प्रगतिवाद में उन्होंने पूछे, प्रगतिवाद के कवि मैंने आप बता दिए। फिर उन्होंने पूछा प्रगतिवाद में मैंने नागार्जुन नाम लिया, तो नागार्जुन के बारे में उन्होंने पूछा कि उसका वास्तविक नाम क्या था। तो फिर मैंने उनका वास्तविक नाम बताया था, वैद्यनाथ मिश्र उनका वास्तविक नाम था और वो मैथिली में यात्री नाम से लिखते थे, मैंने ये भी बताया था, ठीक है। तो उसके वैद्यनाथ मिश्र ही उनका वास्तविक नाम था। तो उसके बाद था नागार्जुन की कविताओं की पंक्तियां मुझसे पूछी गई थी, ठीक है। तो उसके बाद मुझसे पूछी गई थी केदारनाथ जी की पंक्तियां, क्योंकि मैंने केदारनाथ और नागार्जुन बताया था ना। अब दोनों का निचोड़ तो हम निकालेंगे। अब आप देख लो कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, ठीक है। तो जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें इंटरव्यू की, या फिर आप किसी अदर सब्जेक्ट से हैं तो कैसे तैयारी करनी है, अब आप देख लीजिए, ठीक है। वो कुछ भी पूछेंगे आपके सब्जेक्ट से पूछेंगे, उनको सब्जेक्ट मैटर करता है। इंट्रोडक्शन यहाँ से वहां हो गई वो मैटर नहीं करती। बच्चे को पढ़ाना कैसे है, उसको नॉलेज कैसे है, उनको वो मैटर करती है, ठीक है। तो अब देखो केदारनाथ की कविता की पंक्तियां पूछते हैं और उस समय मेरी वो पंक्तियां मुझे याद नहीं आई। और मुझे याद भी थी कि चंद्रगहना की बेर से लौटते समय जो उनकी कविता है, तो उससे पूछा था। उस समय मैंने वो कविता पढ़ी भी थी, पर मुझे इतने अच्छे से रिकॉल उस समय नहीं हुई, तो मैंने उस पर सॉरी बोला था एक पंक्ति पे। उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, दूसरे टीचर ने पूछा था, क्योंकि मुझे लगता है सभी हिंदी के एक्सपर्ट ही थे। तो उन्होंने मुझसे फिर क्वेश्चन पूछा था आदिकाल के कवियों के नाम बताओ, ठीक है। तो फिर आदिकाल, अब देखो यहाँ से उन्होंने मुझसे प्रगतिवाद पूछ लिया, प्रयोगवाद पूछ लिया, अब वो आ गए हिंदी साहित्य में आदिकाल। आदिकाल के कवियों के बारे में मैंने उनको बताया था। मुझे उसी टाइम रिकॉल जो मुझे याद है सभी बताया मैंने। सबसे प्रमुख तो हम सभी जानते हैं कि अमीर खुसरो है, ठीक है, चंद्रबरदाई है और जगनीक। मुझे उस समय रासो का, वैसे जगनीक का नाम याद आया क्योंकि जगनीक की जो रासो ग्रंथ है मैं उसको अच्छे से बता सकती थी, तो इसलिए मैंने जगनीक बोल दिया। तो
उसके बाद था विद्यापति की रचनाओं के नाम हमसे पूछे गए। देखो आदिकाल के बारे में बता दिया, ठीक है। आदिकाल के बारे में बताने के बाद फिर एक जो टीचर थे उन्होंने मुझसे पूछा था कि आदिकाल से मुझसे और क्वेश्चन भी पूछे गए, ठीक है, वो बता देती हूँ। फिर उन्होंने अमीर खुसरो से क्वेश्चन पूछे थे कि उसकी 5 विशेषताएं बताओ। तो फिर मैंने अमीर खुसरो की 5 विशेषताएं बताती थी कि वो मुकरियां लिखते थे, कवाली लिखते थे, ठीक है, उनको तोतिए हिंद कहा जाता था। उन्होंने आदिकाल में खड़ी बोली प्रतिष्ठित की थी, सबसे पहले खड़ी बोली उन्होंने प्रतिष्ठित की थी, ठीक है। तो उन्होंने मैंने ये सब उनको बता दिया था। फिर उन्होंने आदिकाल जो अमीर खुसरो हैं उनकी एक वो पूछा था, पहेली पूछी थी, ठीक है, वो मैंने उनको बता दी थी, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार कहती हूँ पढ़ाते समय कि हर एक राइटर की पंक्तियां आपको जरूर आनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मुझसे पूछा गया था तो अमीर खुसरो की मैंने वो बता दी, खड़ी बोली और पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध हुए थे, मैं उनको बता दिया था अमीर खुसरो की पंक्तियां और पहेलियां। तो हाँ, फिर उसके बाद वो उन्होंने आदिकाल से देखो अमीर खुसरो पूछ चुके हैं मुझसे यहाँ तक वो, ठीक है, अमीर खुसरो की विशेषताएं और उसकी रचनाएं सब पूछ चुके हैं। उसके बाद उन्होंने विद्यापति पूछा था, क्योंकि मैंने विद्यापति भी बताया था उनको, शायद विद्यापति को शायद उन्होंने पूछा था, मुझे अच्छे से याद नहीं है यहाँ पर। तो विद्यापति मैंने यहाँ पर लिखा, तो विद्यापति पूछा था उन्होंने। तो विद्यापति के बारे में मैंने उनको बताया था कि विद्यापति की रचनाएं के नाम बताओ। तो मैंने अच्छे से सारी रचनाएं उसकी जो विद्यापति की रचनाएं सारी अच्छे से याद थी, पदावली, कीर्तिलता और कीर्ति पताका, ठीक है। तो मैंने तीनों के नाम उनको बता दिए थे। तो उसके बाद उन्होंने पूछा था पदावली जो उनकी किस भाषा में लिखते थे, क्योंकि विद्यापति हैं जो 2 भाषाओं में लिखते थे, क्योंकि उन्होंने उसमें भी लिखा है, मैथिली में भी लिखा है और उन्होंने अवहट भाषा में भी लिखा है। तो मैंने आपको उनको साफ साफ बता दिया था कि जो मैथिली है वो जो पदावली है वो मैथिली भाषा में लिखी गई है और जो कीर्ति पताका है वो अवहट भाषा में लिखी गई है। तो मैंने उनको ये भी बता दिया था। उसके बाद उन्होंने पूछा था मुझसे, देखो यहाँ पर देखो, मुझसे प्रयोगवाद पूछ लिया गया, प्रगतिवाद पूछ लिया गया और आदिकाल पूछ लिया गया। फिर उन्होंने मुझसे रहीम का दोहा पूछा था, और रहीम किस काल में आते हैं आप 25 तरह समझते हैं, वो भक्ति काल में आते हैं। रहीम का दोहा मैंने उनको सुना दिया था, बहुत ही फेमस है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो उसके बाद उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, चलो एक संज्ञा के लिए सबसे लास्ट क्वेश्चन हमें अभी बता देती हूँ सब्जेक्ट के अंदर। तो उन्होंने सबसे लास्ट में मुझसे पूछा था कि संज्ञा किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्योंकि कई बार ना इजी क्वेश्चन नहीं करके जाते और इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। कई बार हम ये सोचते हैं कि डिफिकल्ट पूछेंगे, पर इजी क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जब संज्ञा पूछा था तो मैं भी एकदम से हैरान हो गई थी संज्ञा, और कई बार हमें नहीं याद आता इस सिचुएशन में, पर संज्ञा बहुत आसान होता है। और 2 दिन पहले मेरे बेटे के मई में यूनिट टेस्ट थे और 3rd 4th क्लास में ही था उस समय वो, तो 3rd क्लास में था शायद, पता नहीं 2nd में था। तो मैं उसको संज्ञा करवा के गई थी, मुझे बिल्कुल अच्छे से A to Z उसकी डेफिनेशन अच्छे से याद थी। जब मैंने संज्ञा को सुनाकर उसको खत्म किया थी, फिर उसके वेद पूछे, और वेद को जब मैंने जातिवाचक के ऊपर एंड किया, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, तो उन्होंने मुझसे जातिवाचक के उदाहरण पूछ लिए थे, ठीक है। जातिवाचक का उदाहरण मैंने नदी बताया था, मुझे अच्छे से याद है एक क्वेश्चन, तो मैंने उनको नदी बता दिया था, ठीक है। तो इससे आप ये क्या समझे कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, इजी भी और डिफिकल्ट भी, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या पूछा था, चंद्रधर गुलेरी शर्मा के बारे में भी पूछा था कि वो चंद्रधर गुलेरी शर्मा है तो उनकी कौन सी कहानी बहुत प्रसिद्ध हुई थी चंद्रधर गुलेरी शर्मा। उन्होंने तो बिल्कुल ऐसे पूछा था, आप चंद्रधर गुलेरी शर्मा को जानते होंगे हिंदी साहित्य में, तो इस लैंग्वेज में वो पूछ रहे थे। तो उनकी जो सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसका नाम बताइए, तो मैंने बताया था उसने कहा, और यहाँ पर उन्होंने पूछा था उसने कहा का पात्र भी मुझसे पूछा गया था, ठीक है। तो मैंने उसका पात्र बता दिया था, क्योंकि मैंने जो प्रिपरेशन की थी मेरे एग्जाम की, क्योंकि मैंने लिटरेचर की प्रिपरेशन की थी KVS के लिए, पर एट ए टाइम पे सारा सिलेबस चेंज हो गया था, तो मैंने अच्छे से पढ़ रखा था। तो उसने कहा था उपन्यास को, तो फिर उन्होंने गुलेरी के पात्र मैंने आपको बता दिया। फिर उन्होंने पूछा था, अब आ गए हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो एक मैडम ने पूछे थे, ठीक है। तो क्योंकि पैनल में अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, तो वो साइकोलॉजी की एक्सपर्ट थी, तो उन्होंने मुझसे जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन पूछे, अब यहाँ पर वो सुन लीजिए। सबसे पहले उन्होंने पूछा था समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, ठीक है। अब आपने साइकोलॉजी में देखो जो आप पढ़ के जा सकते हो देख लेना। साइकोलॉजी में उन्होंने मुझसे पूछा था कि समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, विशेष, और सेकंड ये फर्स्ट क्वेश्चन था,
अच्छे से उत्तर हम दे सकते हैं, सभी को पता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को क्लास में अन्य सामान्य जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं और क्लास में सामान्य आवश्यकता वाले बच्चे भी हैं, यदि सामान्य आवश्यकता वाले बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का मजाक उड़ाते हैं और आप क्लास के टीचर हैं, तो आप बच्चे तो एक शिक्षक के अकॉर्डिंग क्या करोगे? ये मेरा सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर उन्होंने पूछा था विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाओगे आप टीचर होने के नाते, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे फोर्थ क्वेश्चन पूछा था आपकी कक्षा में कोई लड़का और लड़की, हाँ ये जो मिडिल पर्सन थे, जो प्रिंसिपल थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी कक्षा में लड़का और लड़की एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, और आप 9th-10th स्टैंडर्ड को पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सोचने में मुझे टाइम लगा था, आंसर मैंने सबका दिया था। अब ये नहीं पता उनको कैसा लगा इसका आंसर, पर मैंने इसका आंसर उनको दे दिया था, ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था एक अलग टीचर ने, मैडम जैसे आपने बीएड की है, बीएड के अकॉर्डिंग आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगी, उन्होंने ये पूछा था। पर उस समय मेरा माइंड को जो मैं इंस्ट्रक्शन देती हूँ ना, वो एट ए टाइम पे याद कर लेता है, बहुत अच्छा है। और मैं आपको टीच करते समय हमेशा यही बता रही हूँ कि आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दिया करो, ताकि वो बार बार इंस्ट्रक्शन दिया करो, एट ए टाइम वो रिकॉल कर पाए। तो उस समय मैं समझ गई थी बीएड किया है, तो इन्होंने बीएड किया का मतलब क्या है कि ये मुझसे वो लेवल जानना चाहते हैं। जब हम टीचिंग के लेवल पढ़ाते हैं ना, टीचिंग मेथड होते हैं और एक वो होते हैं कि आप सबसे पहले क्लास में क्या पढ़ाओगे, ठीक है, तो वो मुझसे वो पूछना चाहते थे, ठीक है, लेसन प्लान पूछना चाहते थे कि आप कैसे लेसन प्लान करके स्टूडेंट को पढ़ाओगे। तो मैंने आपको उनको एक एक पॉइंट बताया था, जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं ना बीएड में, तो वो अच्छे से बताया था कि पहले मैं आप खुद प्रिपेयर करूंगी, उस टॉपिक को पढ़ के आऊंगी, ठीक है, फिर बच्चों से उनको कोरिलेट करूंगी, बच्चों की नॉलेज जानना चाहूंगी, बच्चों को कोरिलेट करके उस चैप्टर को आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो फिर मैंने वही टीचिंग मेथड यूज करके उनको बताया था। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था आपने बीएड किया तो आप अपने, हाँ मैंने यही क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था, तो लास्ट में मुझसे संज्ञा वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने आपको पहले बता दिया। फिर मेरा डेमो हुआ था, डेमो में मैं अपना टॉपिक प्रिपेयर करके लेके गई थी, मैं हिंदी व्याकरण से भी करके लेके गई थी और एनसीईआरटी बुक से कविता भी करके लेके गई थी। तो फिर मैंने डेमो दिया था और डेमो लेते लेते उन्होंने मुझसे शुद्ध वर्तनी भी लिखवा के देखी थी। देखो प्रिपेयर किस लेवल तक करनी है, आप यहाँ से समझ जाइए। तो वहाँ पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर मुझसे शुद्ध वर्तनी भी लिखवाई गई थी और वो वर्ड कौन कौन से थे, एक था धनवान, वर्ड तो ईजी थे, और एक था धोखा, ठीक है। वो कुछ भी लिखवा सकते हैं, आप अपने देख लो कहाँ कहाँ वर्क करना है। तो अब उन्होंने मुझसे पूछा एक, मैं क्योंकि मेरी फील्ड कंप्यूटर थी, तो कंप्यूटर की आईडी से भी मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा इंटरव्यू था जो पूछा गया था सब बता दिया। सिर्फ 2 क्वेश्चन पे सॉरी बोलने के बाद भी, सिर्फ पंक्तियां ना सुनाने के बाद पूरा सभी राइटर अब सभी आदिकाल से, प्रयोगवाद से और भक्ति काल से जो भी क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे, तो मैंने उनको सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो आप सबसे मैं यही कहूँगी कि प्रिपरेशन करनी है तो अपने सब्जेक्ट की करिए, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपसे वहाँ पर पूछा जाएगा। और जितने भी मेरे टच में टीचर हैं जिसका सिलेक्शन हो गया है, तो वो उनका भी इंटरव्यू मेरे पास है, लिखा हुआ है, हम सब ने लिखा था, एक दूसरे को पिक्चर सेंड की थी। तो उनसे भी ज़्यादा सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए थे। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि सब्जेक्ट प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। यदि आप हिंदी से हैं तो हिंदी व्याकरण को कीजिए, हिंदी जो हमारा लिटरेचर आया है अब की बार, तो लिटरेचर को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आप आदिकाल को कीजिए, आप भक्ति काल को कीजिए, आप रीति काल को कीजिए, आप आधुनिक काल को कीजिए। आप किसी भी काल को छोड़कर नहीं जा सकते। इसलिए आप, उम्मीद करते हैं जिसने इंटरव्यू अच्छे से देखा होगा सारे डाउट दूर हो गए होंगे, ठीक है। और बस मेरे मन में एक रिग्रेट है, मेरे मन में अब भी है और पूरी लाइफ टाइम रहेगा, क्योंकि मैंने इससे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल भी इंटरव्यू दिए थे और हर बार कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू में 6-6, 7-7 स्टाफ बैठता है। वहाँ तो 4 पैनल बैठे थे, 4 पर्सन थे पैनल में, सॉरी, वहाँ पर 6-6 पैनल बैठते हैं जहाँ पर मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल इंटरव्यू दिया था। मैंने कुरुक्षेत्रा भी दिया हुआ है, मैंने पटियाला 3 बार दिया हुआ है, क्योंकि मेरे दोनों नियर हैं। तो हर बार वो मुझसे कहते थे कि तेरा कितना अच्छा इंटरव्यू होता है। हर बार मैं टॉप 3 और टॉप 2 में रहती थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं टॉप 1 आती थी, नहीं, मेरी पोजीशन हमेशा एक टॉप 3 या टॉप 2 होती थी। आप यदि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल का डाटा पड़ा हो तो देख लेना, 20 से लेके 23 तक मेरी पोजीशन वहाँ पर यही थी, ठीक है।
तो उसके बाद देखो वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो जाता था। और हर बार जो ब्रिगेडियर बैठते हैं इंटरव्यू के लिए पटियाला, तो वो मुझसे इतना इम्प्रेस होते थे। जब भी मैं इंटरव्यू देने के लिए जाती थी वो मुझसे कहते थे कि तू टीचिंग छोड़, HCS की तैयारी कर, हरियाणा में जो HCS है तो उसकी प्रिपरेशन क्यों नहीं करती, ठीक है। तो मुझे हर बार मुझे इतना मोटिवेट करते थे कि तुझे कितना कुछ आता है और तो टीचिंग के पीछे है। फिर मैं उनको कहती थी कि टीचिंग सर मेरा प्रोफेशन है, मैंने BEd टीचर बनने के लिए ही किया है। तो वो कहते थे फिर क्या हुआ, तो आप HCS की प्रिपरेशन करो, ठीक है। पर वहां पर मैं अच्छी पोजीशन ले लेती थी, पर रियल में मेरी पोजीशन देखो नहीं आई। और मुझे ये भी नहीं पता मेरा रिजल्ट कैसा है, क्योंकि आज तक हमारा रिजल्ट ही नहीं दिया गया, ठीक है। हमने अच्छा परफॉर्म किया, बुरा परफॉर्म किया, कुछ नहीं पता, क्योंकि रिजल्ट ही नहीं दिया। अब जिसका रिजल्ट ही नहीं आया, अब हम क्या समझे अपने आप को, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ ये सब जानते हैं। और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको कपड़ों से रिलेटेड, ड्रेस से रिलेटेड, ड्रेस कोड से रिलेटेड, जो जेंट्स थी वहाँ पर लेडीज थी, जेंट्स थे, सबने क्या डाला था वो जरूर बताऊंगी। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।